एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 इवोल्यूशन। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखा, इवोल्यूशन क्या होता है वो देखा, चार्ल्स डार्विन के एक्सपेरिमेंट्स देखे, उनके ऑब्जर्वेशंस देखे एंड अल्फ्रेड रसल के ऑब्जर्वेशंस देखे। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि इस पूरे लेसन का सबसे मेन टॉपिक है। चार्ल्स डार्विन और वैलेस जो हैं वो बहुत सारे तो ऑब्जर्वेशंस किए थे एंड उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना अपना पूरा उसको रिटर्न एक एविडेंस रखे। उसके बाद उन्होंने उस पूरी चीज़ों को एक साथ स्टडी किया और फिर मिल करके एक थ्योरी दिए जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इसमें क्या क्या सारे पॉइंट्स थे, मतलब उनके इतने सालों के जो ऑब्जर्वेशन थे उसके अकॉर्डिंग वो किस कंक्लूजन पे आए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लीड टू डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ देम टू सर्वाइव इन नेचर। यानी कि ऑर्गेनिजम्स में जो भी सारे वेरिएशन देखने के लिए मिले थे, इन सब के वजह से डाइवर्सिटी आई ऑर्गेनिजम्स में, और इसी के वजह से उनके अंदर एबिलिटी आई है ये, जिससे वो लोग नेचर में सर्वाइव कर सकें। सम लिव लॉन्ग वाइल अदर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कुछ जो हैं वो लंबे दिन बहुत टाइम तक के लिए रहे और कुछ लोग बहुत कम टाइम के लिए। कुछ जो हैं वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए और कुछ जो हैं वो कम ऑफस्प्रिंग्स बनाए, मतलब अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोग ज़्यादा बनाए कुछ लोग कम बनाए। और पॉपुलेशन ऑफ दोज दैट हैव ग्रेटर एबिलिटी टू सर्वाइव हैव मोर चांसेस टू इवॉल्व ओवर द अदर। तो वो सारी ऑर्गेनिजम्स जो कि ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं उन लोग ज़्यादा इवॉल्व भी करते हैं, उनमें इवोल्यूशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसलिए टाइम के साथ साथ न्यू कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद दोज अपेरेंटली सूटेड बेटर टू सर्टन सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ में ज़्यादा सूट करते थे, ज़्यादा फिट बैठते थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन क्या हुआ, टाइम टू टाइम इंक्रीज होते जाता है। ये इनका सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहा या फर्स्ट कंक्लूजन रहा बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा कि न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इमर्ज सडनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़। यानी कि जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो जो भी पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें न्यू वेराइटीज़, उन्हीं उन्हीं एग्जिस्टिंग वाले ना जो पहले से हैं उनसे ही न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलती हैं। थर्ड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैड सिमिलर एंसेस्टर एंड दस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम शोइंग अ ब्रांच ट्री। जैसे यहाँ पे एक दिखा रहे हैं, एक ब्रांच ट्री है। उनका कहना है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कि जो एंसेस्टर है वो सिमिलर है और उसी से ही इवॉल्व होकर के वो लोग नए बने हैं। तो हम लोग एक ब्रांच ट्री दिखा सकते हैं ना, जैसे मान लो कि एक कॉमन एंसेस्टर था और वहाँ से दो अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हुए, फिर ये जो है वो न्यू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये न्यू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये ट्री क्या होगा, ब्रांच होते जाएगा पूरा। तो हम लोग एक ब्रांच ट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस चीज़ को, ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको, इवोल्यूशन को। ठीक, नेक्स्ट क्या देखे वो, वेरिएशन फाउंड इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके पॉपुलेशन में बहुत सारे वेरिएशन देखने के मिलते हैं। ओनली सम वेरिएबल और वायबल कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यानी कि वेरिएशन जो है वो बहुत सारे देखने के लिए मिले, लेकिन जो काम के थे, जो सारे वेरिएशन जो है वो एसेंशियल थे उनके सर्वाइवल के लिए, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अच्छा उसी में और भी है कि पास होते रहते हैं। उसके बाद सच वेरिएशन ओवर जनरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट में शो रिमार्केबल चेंजेस फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल टाइप्स। अब देखो क्या बोला वो पहली चीज़, कि जो वेरिएशन है उनमें से जो उनकी सर्वाइवल के लिए बेटर था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहता है। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो आया तो है, लेकिन अब क्या है कि एक के बाद एक वेरिएशन आते जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो एंसेस्टर थे और जो अभी के जो लिविंग बींग्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से जो वेरिएशंस हैं वो हमेशा ऑर्गेनिज्म के लिए एडवांटेजियस रहते हैं। क्यों एडवांटेजियस क्यों है, क्योंकि वो सर्वाइव कर पाए ना, अभी तक वो जिंदा है, दैट मीन्स क्या कि ऑब्वियसली उनको उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, तो यही है उनका एडवांटेज। नेक्स्ट, population of organism that have advantageous variation usually grow more profusely in area affecting the population composition there। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन देखने के मिले, जो उनके लिए एडवांटेजेस रहे, वो लोग बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं और उस एरिया में जो दूसरे पॉपुलेशन था, जो दूसरी चीज़ें थे, उनसे ज़्यादा ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या देखेंगे,
ये सारे तो इनके कंक्लूजन हो गए। अब इस कंक्लूजन से क्या पता चलता है हम लोग को? कुड द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर एडवांटेजेस वेरिएशन? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? अब देखो, स्टार्टिंग में ही हम लोग को ये क्वेश्चन था कि डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन क्यों हुए? तो उसका बहुत सारा हम लोग को रीज़न मिला पूरे लेसन में। अब यहाँ पे वो हमसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये जो डायनासोरस थे वो इसीलिए एक्सटिंक्ट हो गए थे कि यहाँ जो हम लोग सिक्स्थ वाले पॉइंट पे पढ़ रहे हैं कि जो एडवांटेजियस कैरेक्टर किसी पॉपुलेशन में मिला, एडवांटेजियस कैरेक्टर, और उसके थ्रू वो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। और जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ तो जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन था उसका ग्रोथ उतना नहीं है, इसका उससे ज़्यादा हो गया है। तो क्या ये रीज़न था कि डायनासोर्स तो वहाँ पे थे, लेकिन कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म था जो उससे ज़्यादा ग्रो हो गया था, और उसके ग्रो होने की वजह से इसका ग्रोथ रुक गया या ये सप्रेस हो गया? तो यस, ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन पूछा है तो आप बोलोगे यस, मेरा अपना ओपिनियन, मतलब मेरा तो ओपिनियन यही है कि हाँ, उस टाइम पे दूसरे ऑर्गेनिज़म्स का इवोल्यूशन ज़्यादा होते गया, जो उस क्लाइमेट के हिसाब से फिट बैठते गए, और ये लोग जो हैं वो फिट नहीं बैठे वहाँ पे। ठीक। ये बर्ड्स में जो हम लोग फिंचेस का जो इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे ना, कितना उनके बीक में चेंजेस आया है, वो है एक कॉमन एंसेस्टर है यहाँ पे जो यूकेडोर से आया होगा, कॉमन एंसेस्टर। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उससे बहुत सारा इधर दिख रहा है ब्रांचिंग इतना सारा। तो इतने सारे टाइप्स में फिर उसके वो डिवाइड होते गया, जहाँ जहाँ जैसा जैसा हैबिटेट था वहाँ वहाँ वैसे सर्वाइवल के हिसाब से फिंचेस जो थे उनका एक तो कोट कलर और दूसरा उनका बीक वो क्या हुआ, चेंज होते गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है, डू यू नो कि जो डार्विन है उन्होंने एक बुक लिखी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। और जो हम लोग एल्फ्रेड वेलेस के बारे में पढ़ रहे थे, उन्होंने ये बुक लिखी है डार्विनिज्म इसके ऊपर। और ये दोनों बुक जो है वो ईयर 1859 और 1889 में पब्लिश हुए थे। सोचो इतना पुराना है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो अभी हम लोग पढ़े उसके बेसिस में हम लोग स्पीसिएशन को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो देखते हैं हेडिंग क्या दिया है, एडाप्टेशन एंड स्पीसिएशन। इन दोनों का डेफिनेशन हमको यहाँ पे मिलेगा कि एडाप्टेशन क्या होता है और स्पीसिएशन क्या होता है। तो हमने फिंचेस के बारे में इस लेसन में बहुत पढ़ा, उनमें वेरिएशन जो आया उसको बहुत पढ़ा। तो वेरिएशन किस लिए आया था, वहाँ पे जो भी फूड रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके अकॉर्डिंग उनके जो बीक थे वो चेंज होते गए। तो ये जो फिंचेस थे वो एक्चुअल में कहाँ से आए थे, यूकेडोर से। और जहाँ जहाँ जैसा जैसा इन्वायरमेंट था, जिस आइलैंड पे जैसा इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये जो फिंचेस थे उनका जो वेरिएशन है वो आता गया उनमें। तो द प्रोसेस ऑफ change by which organisms or species become better suited to their environment is called adaptation। ठीक, एडाप्टेशन का डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म या उसके स्पीशीज में चेंजेस आते जाते हैं ताकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से बेटर फिट बैठें और सर्वाइव कर पाएँ, इनको हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशन। तो आपको क्या लगता है, क्या डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का ये रीज़न था कि उन लोग ठीक से अडाप्ट नहीं कर पाए और वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाए? तो अब तक के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि हाँ, उन लोगों में अडाप्टेशन नहीं था, मतलब अडाप्ट किए होंगे लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए वो लोग अपने हिसाब से अडाप्ट नहीं करते गए ना। जहाँ जैसा इन्वायरमेंट है वैसे हिसाब से तो अडाप्ट होते जाएगा, तो वो कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगा, लेकिन हो गया, यानी कि वो अडाप्ट नहीं कर पाया होगा उतने अच्छे से। ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न्स हम पढ़े तो उसमें इंक्लूड करते जाओ कि हाँ, ये भी रीज़न होगा। अब व्हाट डू यू नो अबाउट द फिशेस ऑफ कुटुमसर केव्स अडाप्ट टू द इन्वायरमेंट ऑफ द केव? कुटुमसर केव में भी तो बहुत सारे फिशेस प्रेजेंट है ना, तो क्या वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो फिश अपने आप को अडाप्ट किया होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप एक बार खुद से स्टडी करना कि कुटुमसर केव्स के जो फिशेस हैं वो कैसे होते हैं। हम लोग नेक्स्ट आते हैं अभी यहाँ पे कि डार्विन जो है वो ऑब्जर्व किए फिंचेस को गैलापागोस आइलैंड में, और उनमें बहुत सारे वैरायटीज़ देखने के लिए मिले। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा वैरायटी, मतलब इतना ज़्यादा चेंज आ गया था ना उन लोग के बीच में, एक वैरायटी से, मतलब एक टाइप के फिंचेस और दूसरे फिंचेस में इतना ज़्यादा चेंजेस था कि अब एक आइलैंड के फिंच को लेकर के वो दूसरे आइलैंड के फिंचेस के साथ में ब्रीड नहीं करा सकते थे। ठीक, ये चीज़ एक वो हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म in such a way that they vary so much as not being able to interbreed, but been considered has been considered as the process of speciation।
यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में इतना ज़्यादा वैरायटी आ जाना कि उसी ऑर्गेनिज्म के दो अलग अलग मतलब उसी की दो अलग अलग चीज़ों में हम लोग इंटरब्रीड नहीं करा पाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसिएशन। यानी कि अब वो दो अलग अलग स्पीशीज़ बन गया है पूरा। और स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में सिमिलर स्पीशीज़ ही आपस में ब्रीड करती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ब्रीड नहीं कर सकती हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पीशिएशन। ठीक है, इतना ज़्यादा वैरायटी आ गया, इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया उसमें कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकती। ये जो प्रोसेस है वो फास्ट भी हो सकता है क्लैमिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्लो या फास्ट कैसा भी हो सकता है। ऐसे ज़्यादातर की ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गया है तो एकदम ड्रास्टिकली भी ऐसा चेंज देखने के लिए मिल सकता है। नाउ व्हाट इज स्पीशीज़? हमने स्पीसिएशन पढ़ा, तो अब स्पीशीज़ एक्चुअल में होता क्या है? तो स्पीशीज़ जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है डार्विन के टाइम से ही जो सेक्सुअली इंटरब्रीड करके नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, अभी मैं बताई थी स्पीशीज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो आपस में इंटरब्रीड कर पाए। तो डार्विन के टाइम से ही इसका सेम ही डेफिनेशन आ रहा है अभी तक कि वो सारी चीज़ें जो सेक्सुअली इंटरब्रीड कर पाए और न्यू ऑफस्प्रिंग्स बना पाए। और वो भी ऑफस्प्रिंग्स ऐसे जो वाइबल हो, मतलब कि ऐसे हो जो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाए ना, जिनमें एबिलिटी हो रिप्रोडक्शन की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशीज़। Definition of species on the basis of ability to interbreed sexually is considered as biological species concept। तो species के इस definition को हम लोग biological species concept बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। डार्विन वॉज कंसिडर्ड रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन एज ही ऑब्जर्व्ड सेवरल स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइस रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। डार्विन जो है ना वो इस डेफिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और इसीलिए वो टर्टल्स रेप्टाइल्स सब की बहुत सारे स्पीशीज़ को वो ऑब्जर्व किए, जिसको कि हम लोग इंटरब्रीड नहीं करा सकते थे आपस में। तो उससे क्या होगा कि सो वेरिड दैट इट वुड हैव बीन बेटर टू कंसिडर देम एज अ न्यू स्पीशीज़। तो उससे क्या उनको वो किस कंक्लूजन में आए, जिनको हम लोग आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? न्यू स्पीशीज़। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जो आपस में इंटरब्रीड नहीं हो पा रहे हैं ना, तो इस हिसाब से वो बहुत सारे स्पीशीज़ ये बोल सकते हैं कि वो डिस्कवर कर लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि टॉर्टोइस बहुत सारे टाइप के दिख रहे हैं। टॉर्टोइस तो है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सबके बीच में। तो हाँ, ये दूसरा स्पीशीज़ हो गया, ये दूसरा स्पीशीज़ हो गया, इस टाइप से वो बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ का डिस्कवरी किए। यानी कि ओवरऑल चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इवोल्यूशन में। लेकिन उन्होंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो किए, बहुत सारे वेरिएशंस को तो पढ़ा, और लेकिन वो बार बार एक ही क्वेश्चन में आकर के अटक जा रहे थे कि ये जो वेरिएशन है वो इन ऑर्गेनिजम्स में, जो वेरिएशन है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हाउ द वेरिएशन कम टू अकर, ये होना स्टार्ट कैसे हुआ, इस चीज़ में वो बार बार आ रहे थे इसी क्वेश्चन पे। तो वहीं पे एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज जॉन मेंडल। वो भी क्या कर रहे थे, इनके कंटेम्पररी में वो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे थे। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है ना, जिस टाइम चार्ल्स डार्विन का जो टाइम चल रहा है उसी टाइम में जॉन मेंडल का भी था। जैसे कि आप अपने स्कूल में क्लास 8th में पढ़ रहे हो, तो वैसे ही किसी और स्कूल का क्लास 8th का बच्चा, आप दोनों कंटेम्पररी पीरियड के हो जाएंगे। ठीक है, 8th का एग्जांपल ले रही हूँ, 10th वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो कंटेम्पररी हो जाएंगे। तो वैसे ही चार्ल्स डार्विन के कंटेम्पररी में ये थे जॉन मेंडल। तो ये क्या कर रहे थे कि ये भी उसी सेम चीज़ में वेरिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं, जिसको कि हम लोग लेसन 15 में पढ़ेंगे भी। हेरिडिटी वो आपका चैप्टर है पूरा, उसमें पढ़ेंगे। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा और ये वेरिएशन को बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब इनमें हमने क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े हैं, तो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, स्पीसिएशन पढ़ा, एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, होमोलोगस और एनालोगस कैरेक्टर्स, फॉसिल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें बहुत डिटेल में पढ़ा। एंड और क्या क्या चीज़, जो मेन हेडिंग्स जो आपको पूरा ओवरऑल इस लेसन से समझ में आया है, मेन मेन चीज़ें वो क्या क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर लीड टू चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम। यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है उसमें जो वेरिएशन आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो नेचर में उनके चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और टाइम के साथ में उनके पॉपुलेशन का जो मतलब रेशियो होगा वो सारा चेंज होते जाता है। इसलिए न्यू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एमर्ज फ्रॉम ओल्ड वन बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो पुरानी स्पीशीज़ से ही बनती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद लॉट ऑफ एफर्ट इज पुट इनटू कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड टेस्ट देम बिफोर पोजिंग अ थ्योरी। एक थ्योरी बनाने के लिए उनको 5 साल तक मेहनत करना पड़ा था ना, तो बहुत सालों का मेहनत, वो तो 5 साल तो सिर्फ उतना सा था, इसके अलावा वो पूरे लाइफ टाइम से स्टडी ही कर रहे थे। तो इसलिए एक थ्योरी को देने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा था।
आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर बाय ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक डेफिनेशन ये भी हो जाता है कि वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के डिजायरेबल कैरेक्टर सिलेक्ट करके उसके हिसाब से वो उसको ब्रीड करा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अकरिंग इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बाय चेंजेस इन मेनली इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन, वो सारा सिलेक्शन जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना हो रहा है, ठीक है, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के हो रहा है, इन्वायरमेंट के में खुद ब खुद हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद एडाप्टेशन क्या है, तो एडाप्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच adaptation is a process of change by which organism or species become better suited to their environment। एंड उसके बाद क्या दिया है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग वायबल, है ना, ऐसे ऑफस्प्रिंग, ऐसे वो लोग को ऑप्शंस बनाने हैं जो कि वापस से रिप्रोड्यूस कर पाए, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीशीज़। और ये जो स्पीशीज़ का डेफिनेशन है वो क्या है, उसी को ही हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में पढ़ी है। यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है और अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अब ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। अगर पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग आराम से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सारे वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सॉल्यूशन भी। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।